मैं एक रिटायर्ड न्यूक्लियर इंजीनियर हूँ। मेरा नाम रमेश ड्योंडी है और रिटायरमेंट के बाद मैं यहाँ देहरादून में परमानेंटली रह रहा हूँ। और मेरा जो प्रकृति प्रेम है ये मेरे बचपन से रहा है, क्योंकि हमने अपने पहाड़ों में ज़िंदगी प्रकृति के साथ ही बिताई है। इसलिए मैं प्रकृति के प्रेम स्वरूप में ये एरिया मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ आप देखिए चारों तरफ हरियाली हरियाली है। और नदी जो सोंग नदी है वो भी काफ़ी दूर बहा करती थी, लेकिन इस त्रासदी में ये काफ़ी शिफ्ट हो करके और काफ़ी ये डैमेजेस यहाँ कर चुकी है। हमें प्रकृति के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। जब मैं बहुत पहले अपने यंग एज में यंग इंजीनियर्स था, तब भी मैंने प्रकृति और मानव करके एक लेख लिखा था। वो हमारी वहाँ की पत्रिका में छपी भी थी। उत्तरकाशी में जब भूकंप आया तब भी मैंने एक लेख लिखा। केदारनाथ में जब 2013 में बड़ा इसी तरह का दृश्य हुआ, तब भी मैंने एक कविता उस समय के बारे में भी लिखी। तो मुझे ये लगता है कि प्रकृति हर बार आपको सचेत कर रही है कि आप संभल जाइए, हमारी इज्जत कीजिए, प्रकृति की पूजा कीजिए। और प्रकृति की पूजा मतलब ये होता है कि हम पेड़ पौधों को बचाएं, नए पेड़ पौधे लगाएं, नदी किनारों को अतिक्रमण न करें। सब जगह देखिए आप, ऋषिकेश में भी चंद्रभागा नदी सबको बहा के ले गई। हम समझते हैं कि नदी सूखी है, लेकिन जब ये अपना प्रकृति का जो नेचुरल रिदम है वो चालू होता है, तो उस समय वो अपना रास्ता ढूंढती है। फिर नहीं देखती कि कौन सेठ है, कौन कहाँ, किसने रिजॉर्ट बना दिया, किसने कहाँ मकान बना दिया। तो इन चीज़ों को हमें सरकार को ये ध्यान रखना है कि हम ज़मीनी स्तर पर हर लेवल पे इसको इम्प्लीमेंट करें, ताकि कहीं भी हमें इस तरह की त्रासदियों से न गुजरना पड़े। बहुत बड़ा नुकसान उत्तराखंड में हुआ है, देहरादून ही नहीं, आप और भी देखिए। उधर आपने उत्तरकाशी एरिया में देखा होगा, चमोली एरिया में देखा होगा, थराली हुआ, धराली हुआ, कितनी आपदाएं हो चुकी हैं। ये तो हमारा शासन प्रशासन थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, टाइमली अपनी सहभागिता या इन्वॉल्वमेंट कर देता है, तो हम थोड़ा समय पर काफ़ी चीज़ों को कर लेते हैं। जहाँ तक आपने पूछा कि ये कब चालू हो जाएगा, मुझे सचमुच बड़ा दुख हो रहा है जो ये लोग इससे कट गए हैं। मैं भी जब वहाँ से आ रहा था, मैं अपनी गाड़ी वहीं छोड़ आया। मैंने कहा यार मैं देखता हूँ कि क्या हालत है इधर, और कैसा अपनी आँखों दूरदर्शन या टीवी हमें सही जानकारी नहीं मिल सकती है कि किस लेवल का डैमेजेज है। इसलिए मैं पैदल ला करके यहाँ तक आया। तो सर, जैसा कि लगभग 100-200 मीटर वॉश आउट पूरी सड़क यहाँ से हो चुकी है और कई गाँवों को जोड़ती है। तो आप इंजीनियरिंग फील्ड से रहे हैं, क्या कुछ आपका अनुमान है कब तक यहाँ पे मार्ग सुचारू हो सकता है, क्या संभावनाएं हैं? देखिए, इमीडिएटली सरकार का ये प्रयत्न रहेगा कि हमें मेक शिफ्ट अरेंजमेंट करने पड़ेंगे, क्योंकि परमानेंट आप समझें कि ये कोल्टार वाली रोड बन जाए, इतनी जल्दी नहीं बनेगी। और इसलिए मेक शिफ्ट अरेंजमेंट, ताकि लोगों का आना जाना थोड़ा सुचारू हो सके। जैसे आपने वहाँ भी देखा होगा, हरसेल और वो एरिया में भी जो रोड कटी थी, परमानेंट रोड तो नहीं बना पाए, उन्होंने थोड़ा साइड से कट करा करके एक टेम्पररी रास्ता रोड, जिसमें कम से कम 2 व्हीलर्स या छोटी व्हीकल्स जा सकें और लोगों की आम जीवन में एक सहूलियत हो सके। तो इस तरह का भी प्रयत्न होना चाहिए। और बाद में नेचुरली ये तो बहुत इम्पोर्टेंट एरिया है, ये रोड बनेगी, बट इसमें थोड़ा समय लग सकता है। बिल्कुल समय लग सकता है। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि रोड किस प्रकार से वॉश आउट हुई है, सोंग नदी के बहाव में ये रोड भी बह कर के चली गई है और लगभग 100-200 मीटर का ये पूरा एरिया है। और हर कोई ये उम्मीद कर रहा है कि जल्द से जल्द यहाँ पे कोई वैकल्पिक व्यवस्था आगे बढ़ने की हो, क्योंकि रोड बनने में कुछ समय ज़रूर लगेगा। परमानेंटली इस रोड को बनाने के लिए टाइम ज़रूर लगेगा। शासन प्रशासन लगातार प्रयास में जुटा हुआ है। पोकलैंड मशीनें यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लगातार लगी हुई हैं और जो बीच का मलबा है उसे हटाया जा रहा है, ताकि रास्ता यहाँ से खोला जा सके, जिससे जो अनेक गांव हैं उनसे संपर्क मार्ग जुड़ सके। तो देख सकते हैं सोंग नदी का ये रौद्र रूप। मैं बचन सिंह कठेर मालदेवता से हूँ। हमारा रोज़ का आना जाना, शहर का आना जाना यहीं से था। पहले ये नदी इसी पहाड़ पे मिली हुई थी,
अब जब ये सड़क बनी तो उस टाइम ये नदी बाहर हटाई गई, करीब 150 मीटर का ये रास्ता टूट कर बह गया। अब इसके बारे में सरकार खुद सड़क हमारे आने जाने का रास्ता मुहैया करावे।